गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, मेरे बच्चों जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है फॉर इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, द कोर्स कोड इज EC 002, राइट। तो पिछली क्लास तक मैंने आपको पढ़ाया था बेसिस। तो बेसिस से पहले हमने कुछ कुछ बातें करी थी कि हमारे पास अगर कुछ वेक्टर स्पेस के कुछ एलिमेंट्स हैं तो उनके हम बहुत सारे यानी कि इनफाइनाइट अनकाउंटेबल्स लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। उन लीनियर कॉम्बिनेशंस को जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उनका एक सेट बनाए तो लीनियर स्पान होता है। फिर हमने कुछ बातें करी थी कि लीनियरली इंडिपेंडेंसी और लीनियरली डिपेंडेंसी एक टर्म होती है किसी भी वेक्टर्स को लेकर या कुछ वेक्टर्स को लेकर। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लास्ट में जाते जाते हमने एक टर्म डिफाइन करी थी बेसिस, और एक बात आपको बोली थी कि दुनिया का कोई भी वेक्टर स्पेस हो उसका कंफर्म कम से कम एक बेसिस जरूर होता है। बेसिस बहुत सारे भी हो सकते हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस मस्ट बी सेम। और बेसिस का जो मेन एम है वो ये है कि बेसिस के एलिमेंट्स अगर आपको पता है तो उन एलिमेंट्स के पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बना के आप पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। इसका मैथमेटिकल मीनिंग था कि अगर आप वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, दिस एलिमेंट कंफर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। ये सेंस था। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फिर आज की क्लास के बाद मैं आपकी जो बैक एक्सरसाइज है ट्रेल की उसको आपके साथ मेरे बच्चों डिस्कस करूंगा। तो पहले आप थ्योरी अच्छे से समझिए, उसके बाद आप डन रॉन्ग जो ट्रेल की बुक है उसको आप अच्छे से बैक एक्सरसाइज समझिए। उसके बाद जो आपके असाइनमेंट है वो बिल्कुल इजीली मैं और आप मिलके इजीली बना लेंगे। मतलब ठीक है, आप खुद भी बना सकते हो, अच्छे बच्चे हो आप, बट अगर फिर भी सुधीर सर की हेल्प की नीड है तो सुधीर सर फिर भी वहां पर अवेलेबल मिलेंगे आपको। तो चलिए मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर। तो वो क्या कह रहा है कि लेट कैपिटल V बी ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो कैपिटल V जो है मेरे पास वो एक वेक्टर स्पेस है एंड लेट B इज इक्वल टू V1 V2 अप टू डॉट डॉट Vn which is a subset of capital V is the basis, is the basis। समझ गए? तो मतलब ऑब्वियसली मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा जो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन है n। क्यों? क्योंकि बेसिस के अंदर मैंने कितने एलिमेंट लिए हैं? n एलिमेंट्स लिए हैं। समझ गए? तो ये कौन सा बेसिस है? क्योंकि बेसिस यूनिक नहीं होते, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये गिवन बेसिस है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये कोई आर्बिट्री बेसिस नहीं है, ये गिवन बेसिस है। मैंने आपको बेसिस दे दिया कि मेरे बेसिस के अंदर जो n एलिमेंट्स होने हैं वो है V1 V2 V3 Vn। चलिए कोई बात नहीं। अब वो ये कह रहा है कि इफ वी कंसीडर सम एलिमेंट x बिलोंग्स टू V, मींस अगर मैं एक वेक्टर जिसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं किसी से भी रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं एक वेक्टर एक एलिमेंट लेता हूं V का जो कि वेक्टर स्पेस है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ बेसिस क्या होगा? देयर मस्ट एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू डॉट डॉट अल्फा n बिलोंग्स टू रियल नंबर और बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट, कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी? सच दैट x इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू V1 प्लस अल्फा 2 इंटू V2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n इंटू Vn। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि V1 V2 V3 Vn बेसिस के एलिमेंट है, और बेसिस के अंदर यह कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस कैन बी रिप्रेजेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। सो x कैन बी रिप्रेजेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn थ्रू सम रियल नंबर्स, थ्रू सम एलिमेंट्स ऑफ फील्ड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सो ऑन अल्फा n। तो जो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है ये एक रियल नंबर या एलिमेंट्स ऑफ फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन x आप ऐसे लिख तो सकते हैं ना? बिल्कुल लिखते सकते हैं सब। तो मेरे बच्चों हम क्या कहेंगे? द नंबर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू डॉट डॉट
अल्फा एन, ये जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं या ये जो रियल नंबर है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा एन आर कॉल्ड coordinates of vector x, coordinate of vector x with respect to basis b. Be careful, with respect to basis b means जब भी आप किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हो तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप वो कोऑर्डिनेट्स किस बेसिस के रेस्पेक्ट में फाइंड करना चाहते हो या डिफाइन करना चाहते हो। तो बेसिस पहले प्री डिफाइंड कर दिया जाता है और फिर उस बेसिस के एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप उस एक्स को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, क्योंकि ये रूल है। तो जब भी आप कोई ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे लाइक दिस, तो इसके जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं या फील्ड के एलिमेंट्स हैं या रियल नंबर्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा एन, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू द गिवन बेसिस बी। दैट्स इट। तो आप कुछ लोग कोऑर्डिनेट्स को विदाउट ब्रैकेट भी लिखते हैं, कुछ विद ब्रैकेट भी लिखते हैं, डजंट मैटर। ये सिर्फ मैटर ऑफ राइटिंग होता है, ऐसी चीजों को इशू नहीं बनाते कभी भी। आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, उसका क्या सेंस है, उससे मतलब होता है। तो कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट हो सकता है बेसिस के एलिमेंट में। वो जो जब वो रिप्रेजेंट होगा तो उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स, कुछ रियल नंबर्स, कुछ फील्ड्स के एलिमेंट्स का आप यूज करेंगे तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू अनदर या गिवन बेसिस बी। अब सवाल यह आता है कि सुधीर सर, अगर हम बेसिस चेंज कर दें तो क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेक्टर एक्स चेंज हो जाएंगे? आंसर है यस। समझ गए भाई? इतना ही तो है ना कि कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे वो एन बनेंगे, क्योंकि बेसिस में एन एलिमेंट होते हैं। एक्स को एन वेक्टर्स के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, यही तो है। लेकिन अगर बेसिस चेंज है तो v1, v2, vn चेंज है तो कंफर्म अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा एन भी चेंज मिलेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब अगला सवाल आपके दिमाग में यह आ सकता है कि सुधीर सर, मान लीजिए हमने बेसिस को फिक्स कर दिया और हमने आपको एक वेक्टर दे दिया x और हमने बोला कि इसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो अभी आपने बोला कि पहले x को आप एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b में आप लिख लीजिए। तो सर हमारा सवाल यह है, क्या x को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिस एलिमेंट और नॉट? तो मेरे बच्चों आंसर यह है कि अगर आपका बेसिस फिक्स है तो x की जो रिप्रेजेंटेशन होगी लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होंगे किसी भी वेक्टर के विद रेस्पेक्ट टू ए गिवन बेसिस, दिस मस्ट बी सेम। सारे कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम रहेंगे। बस आप ध्यान रखिएगा, बेसिस चेंज नहीं कर सकते। अगर बेसिस चेंज कर दिया तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। अगर बेसिस सेम है तो कोऑर्डिनेट मस्ट बी सेम मेरे बच्चों, ठीक है। अब ये जो बात मैंने अभी बोली, एक्चुअली ये एक थ्योरम है और ये थ्योरम आपके असाइनमेंट में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, आपके पीवाईक्यू, आपके इंटरनल एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है। तो इस थ्योरम को मेरे बच्चों मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। क्या कह रहा है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ए बेसिस इज यूनिक। तो सीधा सीधा इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर्स आर यूनिक कोरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन बेसिस। बिल्कुल आप जैसे मर्जी बोलिए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना है, सेंस आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि लेट V बी ए वेक्टर स्पेस एंड B विच इज इक्वल टू V1, V2 अप टू डॉट डॉट Vn इज ए गिवन बेसिस। कोई बात नहीं। लेट x बिलोंग्स टू v, ठीक है। आप कैपिटल X लिखें, स्मॉल x लिखें, v लिखें, डजंट मैटर। हमें तो सिंपली रिप्रेजेंटेशन देनी है कि हम एक आर्बिट्री एलिमेंट लेके चल रहे हैं v का। अब मैं क्या कह रहा हूं, लेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ x
with respect to b is not unique। ठीक है बेटा, मैंने मान लिया कि जो x की रिप्रेजेंटेशन है विद रेस्पेक्ट टू द गिवन बेसिस b वो यूनिक नहीं है। मतलब मैंने मान लिया कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं x के विद रेस्पेक्ट टू ए गिवन बेसिस वो यूनिक नहीं होते। सपोज फॉर एग्जांपल, तो अगर रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होती तो मैंने मान लिया लेट x इज इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n vn फॉर सम अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब मैंने मान लिया कि एक रिप्रेजेंटेशन ये है मेरे पास एंड एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास ये है बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस बीटा n vn फॉर सम बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा n डॉट डॉट बीटा n बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, सपोज फॉर एग्जांपल भाई हमने माना है कि रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, तो डेफिनेटली अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू बीटा आई फॉर सम आई। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक अल्फा आई बीटा आई से डिफरेंट होगा, कुछ अल्फा आई कांस्टेंट बीटा आई के बराबर भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक पेयर जरूर डिफर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारे अल्फा आई बीटा आई के बराबर हो जाएंगे, अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1, अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2, अल्फा n इज इक्वल टू बीटा n, तो फिर तो रिप्रेजेंटेशन सेम ही हो गई ना। तो अगर आप मान के चल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, तो अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू बीटा आई फॉर सम आई, ऐसा जरूर होना चाहिए। चलिए जी, मान लिया ऐसा होना चाहिए। तो अब मेरे बच्चों में ये कह रहा था, आप अगर थोड़ा सा इस चीज को गौर से देखें, आप अगर इन बातों को मेरे बच्चों लिखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। मैं जनरली क्लास में ऐसे टाइम नहीं देता हूं कि बेटा चलो लिखो, बेटा चलो लिखो में मेरा भी टाइम वेस्ट होता है और आपका भी टाइम वेस्ट होता है। आपको कोई लिखनी होती है, पॉज करिए वीडियो को, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर x ये भी है और x ये भी है, तो आप एक काम कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, तो क्या मिलेगा 0 विच इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इंटू v1 प्लस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 इंटू v2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n माइनस बीटा n इंटू vn। लिख लिया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे का सब हटा दीजिए आप, अब मुझे नीचे की कोई नीड नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर आप इक्वेशन नंबर स्टार को देखें, सपोज फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड जो लिखी है वो क्या लिखी है, सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn, और पुट इट इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और v1 v2 vn क्या है, बेसिस के एलिमेंट है, तो दे मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। और आपको पता है अगर v1 v2 vn लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप 0 पुट करोगे तो सारे कोफिशिएंट को कंफर्म 0 होना पड़ेगा। और जैसे ही सारे कोफिशिएंट कंफर्म 0 होंगे तो अल्फा आई माइनस बीटा आई 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा आई फॉर ऑल आई। लेकिन यहां क्या लिख रहे हैं, नॉट इक्वल टू फॉर सम आई। कंट्राडिक्शन मिल गया। तो कंट्राडिक्शन किस चीज का मिल गया, अब मैंने एक क्लास में आपको वे ऑफ प्रूफिंग टेक्निक पढ़ाया था। कंट्राडिक्शन किस चीज का मिल गया कि हम ये मान के चले थे कि रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होती, और एक बात कंट्राडिक्शन हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि कंफर्म रिप्रेजेंटेशन यूनिक होती है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू द गिवन बेसिस मस्ट बी सेम। चलिए मेरे बच्चों, तो थोड़ा कर देते हैं, 0 इज इक्वल टू दिस वन, तो क्या लिखेंगे, सिंस v1 v2 डॉट डॉट vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ गए। सो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 इज इक्वल टू 0 अप टू डॉट डॉट अल्फा n माइनस बीटा n इज इक्वल टू 0।
दिस मीन्स वॉट? अल्फा आई माइनस बीटा आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई गोज फ्रॉम 1 to n. This means what? Alpha I is equal to beta I for all I goes from 1 to n, which is a contradiction of this fact. That's why the representation is unique. बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सारी चीजें चल रही हैं. चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों. नेक्स्ट है, थोड़ा सा अच्छा थ्योरम है, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है. क्या कह रहा है? ए सिस्टम ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn बिलोंग्स टू v इज लीनियरली डिपेंडेंट. मतलब आपके पास v एक वेक्टर स्पेस है, आपने कुछ उसके वेक्टर्स ले लिए v1 v2 v3 vn. वो कह रहा है कि ये सारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ. टू वे इंप्लीकेशन है. इफ एंड ओनली इफ भी हमने जब थ्योरी ऑफ लॉजिक्स आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको अच्छे से समझाया होगा कि इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब होता है, या टू वे इंप्लीकेशन को आप कैसे डिस्कस करते हैं. क्या कह रहा है? वन ऑफ द वेक्टर वी के कैन बी रिप्रेजेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स. मतलब अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं, किसके? सम सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है जो कि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो कंफर्म उनमें एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा वेक्टर जरूर होगा जो दूसरों के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जा सकता है. एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू. कन्वर्स इज आल्सो ट्रू मतलब इफ सम वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, देन इन वेक्टर्स के साथ अगर मैं इसको अटैच कर दूं तो ये जो पूरा नया सेट बनेगा, दिस मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट. ये मतलब है इस थ्योरम का. तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. तो मेरे बच्चों, लेट v1 v2 अप टू डॉट डॉट vn बी लीनियरली डिपेंडेंट. मैंने मान लिया भाई, टू वे इंप्लीकेशन है ना, तो पहले वन वे चलेंगे फिर अनदर वे चलेंगे. तो पहले मैंने मान लिया लेट v1 v2 vn बी लीनियरली डिपेंडेंट. मेरे बच्चों, अगर v1 v2 vn लीनियरली डिपेंडेंट है तो क्या होगा? सर, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n vn इज इक्वल टू 0, देन अल्फा i इज नॉन जीरो फॉर सम i. ठीक है जी. ये रूल शायद आपको बताया होगा मैंने, ये रूल बताया होगा मैंने. अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोई भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए, उसको पुट इट इक्वल टू 0 करिए और सोल्व करिए. अगर सारे अल्फा आई 0 हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर कुछ अल्फा आई, एटलीस्ट वन अल्फा आई इज नॉन जीरो, तो कंफर्म लीनियर डिपेंडेंट होगा. अब वो क्या करेगा? लीनियरली डिपेंडेंट है तो मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊं कुछ भी, कंफर्म कम से कम एक अल्फा आई नॉन जीरो होगा. सो देन सम अल्फा आई इज नॉन जीरो. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने क्या किया, ये जो सम अल्फा आई या एटलीस्ट वन अल्फा आई नॉन जीरो है, इसको मैंने लेट कर लिया. लेट अल्फा के इज नॉन जीरो. ठीक है भाई. अब मुझे पता नहीं है कि अल्फा के कौन सा है. अल्फा 1 हो सकता है, अल्फा 2 हो सकता है, अल्फा n हो सकता है, लेकिन कोई एक होगा. मैंने उसको नॉन जीरो कर लिया, और जिसको मैंने नॉन जीरो कर लिया उसको एक तरफ ले जाओ और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ. तो क्या कर सकते हैं हम? सुधीर सर, हम ऐसा कर सकते हैं, अल्फा के इंटू वी के इज इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 वी के माइनस 1 प्लस अल्फा के प्लस 1 वी के प्लस 1 प्लस डॉट डॉट अल्फा एन इंटू वी एन. ठीक है जी. ऐसे हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी. तो जो अल्फा आई या अल्फा के आपको नॉन जीरो दिख रहा है, उसको हमने सेपरेट कर लिया, बाहर ले लिया, बाकियों को हमने बिल्कुल सेम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. बिल्कुल वेरी सिंपल. अब एक बात बताइए मेरे बच्चों, एक रूल है मैथमेटिक्स का, अगर ये कोफिशिएंट नॉन जीरो है तो इस कोफिशिएंट से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं. तो मैंने वही काम किया कि मैंने इस अल्फा के से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया. तो यहां पे भी अल्फा के आपको मिलेगा,
यहां पे भी आपको अल्फा के मिलेगा और यहां पे भी आपको अल्फा के मिलेगा, यहां पे भी आपको अल्फा के मिलेगा। अब क्योंकि आप सबको इधर लेके आए थे तो आप माइनस सिंबल भी लगा देना साथ के साथ, है ना, आप माइनस सिंबल भी लगा देना, खत्म बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप इस तरफ लेके जाओगे तो आप माइनस सिंबल लगा देना, तो यहां दे तो यहां पे माइनस लगा देना, डजंट मैटर, ठीक है। तो वीके को मेरे बच्चों आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक फैक्टर डिफाइंड किया बीटा आई विच इज इक्वल टू अल्फा आई माइनस डिवाइडेड बाय अल्फा के, समझ गए। आई डिफाइन बीटा आई विच इज इक्वल टू माइनस के अल्फा आई अपॉन अल्फा के, और अल्फा के क्या है, ये है। यहां पे जो आई है मेरा, दिस इज इक्वल टू 1 2 अप टू डॉट डॉट के माइनस 1 कोमा के प्लस 1 अप टू डॉट डॉट एन, क्योंकि बीच में से मुझे हटाना पड़ेगा, के को हटाना पड़ेगा, तो ये इसके लिए डिफाइन है। अब अगर ये रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हो मुझे, तो इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख दूं कि वी के इज इक्वल टू बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस डॉट डॉट बीटा के माइनस 1 वी के माइनस 1 प्लस बीटा के प्लस 1 वी के प्लस 1 प्लस डॉट डॉट बीटा एन वी एन। बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। अब अगर आप ऐसा लिख सकते हो मेरे बच्चों, तो एक सेकंड के लिए मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वी के इज इक्वल टू समीशन जे गोज फ्रॉम 1 टू एन बीटा जे वी जे where j is not equal to k, doesn't matter. And now this is what one vector can be represent as a linear combination of other vectors. तो अगर आपके कुछ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो कंफर्म उनमें से एक वेक्टर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा वी के विच कैन बी रिप्रेजेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। तो ये जो वी के है वो इस तरफ नहीं बिलोंग करेगा, वी के दूसरी तरफ रहेगा, जो अदर वेक्टर्स हैं जो बच गए वी के को छोड़कर वो सारे एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। अब इसका जो अनदर वे है उसको लेके चलते हैं। अनदर वे का मतलब है, इस बार हम मान लेंगे कि सम वेक्टर वी के कैन बी रिप्रेजेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर। तो हमें यह शो करना होगा कि अगर मैं उन वेक्टर्स के साथ वीके को भी अटैच कर दूं तो कंफर्म वे जो वेक्टर्स बनेंगे मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस बार मैंने मान लिया कि लेट वीके इज रिप्रेजेंटेड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर वेक्टर्स। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने मान लिया कि सम वेक्टर इज लीनियरली या रिप्रेजेंटेड बाय सम अनदर वेक्टर। सो लेट vk is equal to summation I goes from 1 to n alpha I vi, बस I is not equal to k। ये तो सफिक्स है, I लिखूं j लिखूं डजंट मैटर, बस आपको ये लिखना है कि वन वेक्टर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बिल्कुल भी ठीक। अब मुझे क्या शो करना है कि v1 v2 v3 vk माइनस 1 vk प्लस 1 अप टू सोन आर मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। चलो देखते हैं। तो अगर ये चीज इसके बराबर है तो मेरे बच्चों क्या सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूं अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट डॉट अल्फा k माइनस 1 vk माइनस 1 प्लस अल्फा k प्लस 1 vk प्लस 1 प्लस डॉट डॉट अल्फा n vn इज इक्वल टू vk। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, vk मैंने राइट हैंड साइड की तरफ लिख दिया, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख दिए, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, अल्फा 1 इंटू v1 प्लस अल्फा 2 इंटू v2 प्लस डॉट डॉट अल्फा k माइनस 1 इंटू vk माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू vk प्लस अल्फा k प्लस 1 vk प्लस 1 प्लस डॉट डॉट अल्फा n vn इज इक्वल टू 0। समझ में आया जी? मैंने क्या किया, इस vk को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया
अब जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस कोफिशिएंट के साथ आएगा, लेकिन उस माइनस कोफिशिएंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, प्लस -1 इंटू वी के। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, ये जो आपके सामने लिखा है क्या है? दिस इज नथिंग बट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2, V3, VK, Vn और 0 के बराबर है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, कम से कम ये जो कोफिशिएंट है अल्फा के, वो तो नॉन जीरो है ना, वो -1 है ना। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लीनियरली डिपेंडेंसी क्या होगा? अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और कम से कम एक कोफिशिएंट नॉन जीरो है जो कि यहां पे है -1, तो V1, V2, VK, VK plus 1 up to so on Vn must be linearly dependent. So by definition, V1, V2 dot VK minus 1, VK, VK plus 1 up to dot Vn are linearly dependent. That's it. समझ में? बिल्कुल सिंपल सिनेरियो है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है सारी चीजें। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चीजों के बारे में नॉलेज है, ये चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, क्योंकि डी स्कूल है, खाली समझने से काम नहीं चलेगा, डेप्थ में समझना होगा। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आता है तो मेरे बच्चों बहुत अच्छा पेपर आता है, यहां पे आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपके कोरस्पॉन्डिंग पेपर भी टफ आता है। तो अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे बच्चों थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। चलिए खैर, अब लास्ट थ्योरम है इस टॉपिक का, उसके बाद हम बैक एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्या कह रहा है? एनी फाइनाइट जनरेटिंग सिस्टम कंटेन्स ए बेसिस। बहुत बेहतरीन थ्योरम है, इसको एग्जामिनर कई दूसरे तरीके से भी पूछ लेता है। तो एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है? वो चाहता है कि भाई मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन है n, तो ये जो भी आपके सामने चल रहा है वो एक्चुअली में फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए वर्क है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके वेक्टर स्पेस की डायमेंशन इनफाइनाइट हो जाए, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, ठीक। लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स में जनरली उस टाइप के वेक्टर स्पेसेस नहीं पढ़ते। इन प्योर मैथमेटिक्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे होते तो कंफर्म आपको पढ़ाए जाते। इकोनॉमिक्स में मतलब रेयर केस में ऐसा होता है कि इनफाइनाइट डायमेंशंस के वेक्टर स्पेस आपको पढ़ाए जाते हैं। तो यहां स्पेसिफिकली मैं ये बात आपको समझा रहा हूं क्योंकि जो लिखा है ना फाइनाइट, इसका एक अपना सेंस होता है। तो ये जो थ्योरम वैलिड है ये सिर्फ फाइनाइट डायमेंशनल सिनेरियोज के लिए वैलिड है, इनफाइनाइट डायमेंशनल सिनेरियोज के लिए ये थ्योरम वैलिड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो करेंगे एनी फाइनाइट जनरेटिंग सिस्टम कंटेन्स ए बेसिस, मतलब अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन फाइनाइट है, आप उसका एक सबसेट ले लीजिए जिसमें कुछ एलिमेंट है, मतलब फाइनाइट एलिमेंट है। अब वो एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन वो एलिमेंट वेक्टर स्पेस V को कंफर्म जनरेट करते हैं, ये गारंटी है। अब वो ये कहता है कि अगर वो सेट आपके पास है जो V को जनरेट करता है, उस सेट के अंदर एक बेसिस कंफर्म बिलोंग करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट जनरेटिंग सिस्टम कंटेन बेसिस, अपने अंदर वो एक बेसिस को कंटेन करेगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो मैंने क्या लिया मेरे बच्चों, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस विद फाइनाइट डायमेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ लेट S इज इक्वल टू V1 V2 अप टू डॉट डॉट Vm विच इज ए सबसेट ऑफ V। एक सेट मैंने बनाया S जिसके अंदर M एलिमेंट मैंने लिए जो कि सबसेट है V का। अब जो S है वो बेसिस है या नहीं ये तो नहीं मुझे पता, बट एक चीज की मेरे बच्चों गारंटी है। किस चीज की गारंटी है? कि LS जो होगा वो V के बराबर होगा, क्योंकि अगर LS V के बराबर होगा तभी आप ये कह सकते हैं कि S V को जनरेट करता है, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहां पे दो केसेस हैं। जो S आपने लिया या तो उसके एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट है,
तो अगर उसके एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वो जनरेट करते हैं V को, तो जो S है वो यहीं पर बेसिस हो जाएगा और S कंटेन इटसेल्फ, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो बिल्कुल ऐसा गारंटी है, आप आराम से समझिए, ठीक है। तो मेरे बच्चों, कहीं ना कहीं अगर आप इन सिनेरियोस के देखें तो एक बहुत हार्डकोर मैथमेटिक्स यहां पे यूज होता है। तो वो कह रहा है कि दो केस इसके हो सकते हैं, या तो V1 V2 Vm लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो यहीं पे ये बेसिस हो जाएगा और S कंटेन्स द बेसिस, ठीक है। तो बस आपको इसको लैंग्वेज में लिख देना है। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस क्या है? इफ V1 V2 डॉट डॉट Vm आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो पहले में आप लिख देंगे इफ V1 V2 Vm आर लीनियरली इंडिपेंडेंट then this must be the basis and S is a subset of itself, so S contains a basis, ठीक। अदरवाइज दूसरा केस, क्योंकि वो तो ट्रिवियल केस हो गया ना, दूसरा केस क्या है? इफ V1 V2 Vm आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर V1 V2 Vm लीनियरली डिपेंडेंट है तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, इनमें से एक वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर वेक्टर। तो आप क्या लिखोगे? सो there exist number k lies between 1 to m such that vk is equal to summation I goes from 1 to n alpha I vi and I is not equal to k। समझ में आया जी? तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वन वेक्टर सपोज vk देयर एग्जिस्ट सम नंबर k लाइज बिटवीन 1 to m, जो इस तरीके से लिखा जाता है। तो vk कैन बी रिप्रेजेंट एज ए अनदर एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो vk कैन बी रिप्रेजेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर हुआ है उस vk को छोड़ देंगे और जो एलिमेंट्स बच गए अब हम उनको कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे? नाउ वी कंसीडर एलिमेंट्स V1 V2 डॉट डॉट Vk माइनस 1 Vk प्लस 1 अप टू डॉट डॉट Vm। समझ गए? अब क्या होगा, क्या ये बचा हुआ सेट स्टिल जनरेट करेगा V को? यस, क्योंकि ये जनरेट इसलिए करेगा क्योंकि इन सब ने मिलकर Vk को जनरेट कर दिया। तो Vk आर्बिट्री एलिमेंट था किसी सेट का जो यहां पे रिप्रेजेंट हो रहा था, उसको भी जनरेट कर दिया। तो अगर मैं सेट में से उसको हटा देता हूं तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, हमने तो जनरेटेड एलिमेंट ही तो हटाया है, जनरेटर तो नहीं हटाए ना। तो स्टिल जो एलिमेंट बच गए ये अभी भी इनका भी जो LS है वो V को जनरेट करेगा। फिर से वही रिपीटेशन, अगर ये बचे हुए सारे Li हैं तो ये बेस हो गया, और अगर ये LD है तो फिर से रिपीट होगा सब कुछ। क्या रिपीटेशन होगा कि भाई फिर से अगर ये LD है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम वेक्टर V, कुछ भी ले लो Vn, जो रिप्रेजेंट किया जाएगा, फिर उसको हटा देंगे और फिर बोलेंगे कि अगर ये बचे हुए Li हैं तो बेस हो गया, नहीं तो फिर से हटाइए, अप टू सो ऑन, हटाते हुए चले जाइए। तो कंफर्म आपको लास्ट में एक सेट ऐसा जरूर मिल जाएगा जो जनरेट भी करेगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, दैट इज द बेसिस। इसका मतलब जो ओरिजिनल सेट आपको दिया गया था जिसके अंदर m एलिमेंट्स हैं जो कि जनरेट करता है V को, तो या तो वो खुद में बेस होगा, नहीं तो धीरे धीरे उसके एलिमेंट हम हटाते रहेंगे और लास्ट में एक बेसिस बन जाएगा जो इसका सबसेट होगा। एंड दैट इज माय थ्योरम, एनी फाइनाइट जनरेटिंग सिस्टम कंटेन्स ए बेसिस। तो ये मेरे बच्चों थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपकी जो ट्रेल की जो बैक एक्सरसाइज है, जो इस बात पर बेस्ड है कि अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया। देखिए, हर एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी है उसको आप थोड़ा अच्छे से समझिए। जैसे आप एक बार अच्छे से समझ लोगे चीजों को, वो बैक एक्सरसाइज, असाइनमेंट, पेपर, वो सब फिर इजीली आपके हो जाते हैं। चलिए मेरे बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।